नमस्कार दोस्तों। होपफुली आप सभी का स्कूल लेक्चरर का संस्कृत एजुकेशन का पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इस संस्कृत एजुकेशन के पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे कि कितने क्वेश्चंस आपने अगर किए हैं इस मैथ्स के पोर्शन में से तो आप एक सेफ जोन में चले जाते हो। तो इन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु काटा जाता है तो शेष बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आपको एक बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको ये बेलन बनाना है। ये आपने बेलन बना दिया जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 15 और व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अब देखो 16 का आधा कितना होता है, 8। तो यानी कि इस बेलन की त्रिज्या आपकी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद आपको आगे दे रखा है कि इस बेलन का जो आधार है इस बेस का प्रयोग करके यहां पर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। यानी यहां से एक शंकु काटा है, इसको मैं अलग पेन से बना देता हूं। ये आपके शंकु काटा है जिसकी ऊंचाई तो है 4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है शेष बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस शंकु को काटने के बाद, ये शंकु कटने के बाद आपके इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बचेगा। तो देखो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग ये हो गया कि हम किसी बेलन या कोई भी आकृति को अपन देखते हैं तो उसको पूरी तरफ देखने पर उसका एरिया कितना बनता है, यानी ऊपर जो सराउंडिंग एरिया है वो कितना बनता है। तो इसमें आपको देखो यहां पर नीचे शंकु कटा है, इसके वक्र पृष्ठ पर कोई फर्क पड़ा क्या, अंदर से कोई एक शंकु काट दिया तो इसके वक्र पृष्ठ पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, क्योंकि शंकु अपन ने छोटे साइज का काटा है। तो इसमें देखो वक्र पृष्ठ में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये वक्र पृष्ठ वाला जो क्षेत्रफल है, जैसे हम लिखते हैं 2πRh, ये सेम का सेम रहा, ये आपका काउंट होगा। उसके अलावा ऊपर का जो वर्त है, ऊपर जो वर्त बना है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ कमी आई क्या, नहीं आई। यानी ऊपर वाला जो πr² है ये भी आपका सेम रहेगा। क्लियर। इसके अलावा अब देखो नीचे की बात करें तो नीचे बहुत घमासान हुई है, इसको आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये ऑप्शंस इस टाइप से मैनेज किए हैं कि आप कोई ना कोई एक चीज तो मिस करोगे, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखो नीचे आपके एक वर्त था, ठीक है, इस वर्त का पहले आपका क्षेत्रफल था πr² के रूप में, जहां आर आपकी 8 थी बेलन वाली, ठीक है। पर अब देखो यहां जो नीचे जो बेलन के नीचे जो वर्त था, या एक बार अपन टंकी से एज्यूम करें तो देखो टंकी में अगर नीचे कोई वर्त था और उसमें अंदर से काट कर एक शंकु निकाल लिया, नीचे के जो बेस से शंकु काट कर निकाल लिया, यानी इस एरिया में से आपकी कुछ कमी हुई है। और कमी किसकी हुई है, इस शंकु की। पर अपन यहां बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, क्योंकि यहां सारी चीजें किसमें चल रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो देखो नीचे आपके इसमें जो की चीजें कम हुई है इसको आप गौर से करो। तो देखो यहां पर आपका इस πr² वाले में से देखो यहां शंकु वाला जो वर्त है इसका पार्ट भी आपका कटा है, ठीक है। यानी ये πr² जो शंकु वाला है ये आपका शंकु वाला ये तो आपका घट जाएगा, ठीक है। तो शंकु वाला तो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्लस अब आप अगर देखो ध्यान से तो ये जो ऊपर जो शंकु का वक्र पृष्ठीय है, ये देखो शंकु मैंने एक बेलन में से निकाला तो वो शंकु जो है वो इंटीरियर की साइड में बेलन के नीचे वाली साइड में ऐसे त्रिकोणा बनाएगा
और त्रिकोणा बनाने के कारण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप एक टाइप से मानो पेंट कराने का वे टाइप, तो ये जो अंदर वाले शंकु है इसमें आप पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के जो वक्र पृष्ठ वाला है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नीचे बेलन में से शंकु हटाया तो ये शंकु वाला नीचे से पार्ट कटा। अब इस पर भी जंग ना लग जाए या कुछ भी ना लग जाए तो इस पर भी आपको पेंट कराना पड़ेगा या क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आप एक बार देखना कि मान लो नीचे आपके पास कोई टंकी है, उसमें से नीचे का कुछ इतना पार्ट काट दिया तो वो नीचे इंटीरियर में भी इस टाइप का एरिया क्रिएट करेगा, और उस एरिया के कारण आपको शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई आर एल ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो अब इन सारी चीजों को अपन मैनेज करते हैं। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं। उस ऊपर वाले वर्त के लिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। पाई आपको वैसे का वैसा रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ऑप्शन में आपके सारों में पाई वैसे का वैसा दे रखा है, तो ज्यादा टिपिकल ना हो इसलिए आपको पाई वैसे का वैसा रखना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। 8 का स्क्वायर हो गया 64 पाई, ये तो आ गया आपके ऊपर वर्त का। फिर इस वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ में आ गया 2 पाई आर एच, तो 2 पाई वैसे का वैसा, आर का मान 8 और एच हाइट आपको दे रखी है 15। इन सभी को गुणा करोगे तो 15 × 120 × 2 240 पाई, ये आपके वक्र पृष्ठ का आ गया। अब नीचे की बात करते हैं। अब नीचे देखो, नीचे जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, नीचे वर्त का जो बेलन के अंदर जो वर्त बना था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो पाई आर स्क्वायर था, तो पाई × 8 का स्क्वायर यानी कि 64 पाई, ये तीनों आपके हो गए। अब देखो आपके नीचे शंकु का जो वर्त है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि नीचे वाला शंकु वाला जो पार्ट है नीचे से कटा है, नीचे जो वर्त वाले में से शंकु वाला नीचे का वर्त कटा है तो वो आपको घटाना पड़ेगा। कटा है इस मींस घटाना पड़ेगा। अब शंकु का जो नीचे वाला पार्ट है पाई आर स्क्वायर के रूप में वर्त के लिए आपको शंकु की त्रिज्या दी है 3, तो 3 के लिए आप इसको बढ़ाओगे तो पाई × 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पाई आपको घटाना पड़ेगा। और जोड़ना क्या पड़ेगा? शंकु के लिए वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा, और वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर तो आपके पास है, एल आपको निकालना पड़ेगा। एल के लिए देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आपका शंकु है। शंकु की आपकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई एल होती है। इसका मान आपको समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो ये 3 है ये 4 है, तो ये समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एल कितना बनेगा? 5 बनेगा। अब यहाँ पर आप इस शंकु का वक्र पृष्ठ का ज्ञात करोगे तो ये बनेगा पाई × आर, आर की जगह रखोगे 3 × एल, एल की जगह रखोगे 5, तो ये 15 पाई, यानी ये आपको ऐड करना है। अब आप इन सभी को जोड़ो। यहां पर देखो पहली टर्म ऊपर वाला वर्त कितना हुआ भाई? 64 पाई, ठीक है। फिर वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हुआ? बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ आपके 240 पाई, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 240 पाई। फिर आपके थर्ड में आ गया आपके नीचे वाला वर्त, बेलन के नीचे वाला वर्त, तो नीचे वाला वर्त कितना हुआ? नीचे वाला वर्त हुआ आपके 64 पाई। फिर देखो ये 64 पाई हो गया। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ तो जुड़ेगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो गया? शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया 15 पाई, ये आपका जुड़ेगा। और घटेगा क्या? 5वां शंकु का वर्त जो शंकु का नीचे से कटा है वो आपको घटाना पड़ेगा, तो शंकु का वर्त कितना है? 9 पाई, यानी ये 9 पाई घटाना है, बाकी सब जोड़ना है। तो आप इनको जोड़ोगे तो 64 240 304 64 368 15 383 में से 9 गए तो 374 पाई, यानी कि ये 374 पाई। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको 383 दिया था, ये आपको गलत करवाने के लिए दिया था, इसलिए आपको इस चित्र को समझना जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके आने वाले जो स्कूल लेक्चर के एग्जाम में है इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ के हो रहे हैं। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनाया था। आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। समान धातु से बनाए गए ठोस गोलों का भार, समान धातु है मतलब जो मेटल यूज की है वो सेम है, उन बनाए गए जो ठोस गोलों का भार है वो है 1 किलो और
7 किलोग्राम। ठीक है, तो दोनों ठोस है, एक का तो वेट है 1 किलोग्राम और दूसरे का है 7 किलोग्राम। तो अपन लिख लेते हैं पहले गोले का भार आपका दे रखा है 1 kg। ठीक है, और सेकंड का दे रखा है 7 kg। अब देखो वेट एक टाइप से आपके रिप्रेजेंट कर रहा है आयतन से रिगार्डिंग चीजों को। ठीक है, क्योंकि वेट एक टाइप से आपके 3D के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वेट जो होता है वो पूरे बॉडी का बनता है। ठीक है, तो आपके एक तो है 1 kg का, दूसरा गोला है 7 kg का। अब कह रखा है जो छोटा गोला है जिसका वेट कम है वही ऑब्वियसली छोटा गोला होगा। तो इस छोटे गोले की रेडियस या त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब आपको कह रखा है दोनों गोलों को पिघला दिया, दोनों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला। अब देखो दोनों को पिघलाया है, इट मींस पिघलाकर जोड़ा है, जोड़ने पर जो नए गोला बनेगा उसका वेट कितना होगा, दोनों का सम यानी 8 kg। यानी नया गोला कितने kg का होगा, 8 kg का। अब देखो नया गोला जो है वो 8 kg का है। 8 kg का मतलब क्या हो गया, ये आपके 8 kg का अर्थ हो गया, ये आपके जो पहला गोला था उसका 8 गुना है। यानी आपका जो नया आयतन बनेगा, जो एरिया घेरने का बनेगा, वो 8 गुना बनेगा। तो जो नया गोला है, नए गोले का अगर अपन आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो देखो आयतन के लिए अपन फॉर्मूला बनाते हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब के रूप में। अब ये कह रहा है कि ये जो नया गोला का आयतन है वो पहले वाले का 8 गुना बनेगा, क्योंकि ये वेट भी 8 गुना हो रहा है। तो ये 8 इंटू, अब पहले वाले का आप बता दो कितना है, 4/3 पाई, और त्रिज्या आपको दे रखी है 3 की क्यूब। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये देखो पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, तो R क्यूब बराबर आ गया 8 इंटू 3 की क्यूब। तो कैपिटल R क्यूब में आप घनमूल लोगे तो घनमूल में आपके 3 जाएंगे, 8 इंटू 3 की क्यूब, तो ये 8 होता है 2 की क्यूब, तो ये आपका बनेगा 2 इंटू 3 के रूप में, यानी कि 6। यानी त्रिज्या आपकी कितनी बनेगी नई गोले की, 6 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बनी। अब आपको नए गोले का व्यास पूछा है, इट मींस आपको R नहीं पूछा, आपको 2R पूछा है या D पूछा है, D या 2R यानी व्यास पूछा है। व्यास के लिए आप इस नए गोले के लिए क्या करोगे, त्रिज्या जो 6 निकाली है उसका दुगुना करोगे, यानी कि 2 इंटू 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ गया। इस टाइप से आपके इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा, तो इस टाइप के दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनमें आपको पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। तो मैं बात करता हूं सितंबर की, तो सितंबर आपके 30 दिन का होता है। किसी भी मंथ के लिए अगर आप देखोगे तो आपको फिक्स डे मिलेंगे, जैसे जुलाई के लिए 31 होता है, अगस्त के लिए 31 और सितंबर के लिए 30 डेज। तो 30 दिन आपको सितंबर में मिलते हैं, और उस 30 दिनों में जो थर्ड डे है उसके बारे में कहा है कि तीसरा दिन कौन सा है, शनिवार है। तीसरा दिन कौन सा है, शनिवार है। फिर आपको पूछा क्या है कि अगले माह, अब सितंबर के बाद अगला माह आता है अक्टूबर, तो अक्टूबर माह में दिन होते हैं 31। तो अक्टूबर माह के अंतिम दिन कौन सा वार होगा, अक्टूबर माह के अंतिम दिन कौन सा वार होगा। तो यहां पर आपको ये तो एक तो काउंट करना है कि अक्टूबर के आपको 31 दिन तक जाना है, यानी 31 अक्टूबर को जाना है, और इसमें आपके 30 दिन में से तीसरा दिन शनिवार दिया है। तो तीसरे दिन को बारे में आपको दिया है शनिवार के रूप में। तो अगर आप देखो तो 3 सितंबर को आपका शनिवार है, और शनिवार के बाद आप अगर साथ साथ जोड़ो तो 3 के बाद 10 सितंबर को आपका वापस शनिवार आएगा, फिर 17 को वापस, फिर 24 को वापस। अब 24 के बाद आप 7 जोड़ोगे तो वो 31 बढ़ेगा, पर सितंबर तो होता है 30 दिन का। इट मींस 1 अक्टूबर को वापस क्या बनेगा, सैटरडे बनेगा, शनिवार बनेगा। फिर 1 के बाद वापस 8 की ओर जाओगे तो 8 को वापस क्या बनेगा, अक्टूबर पर शनिवार बनेगा।
फिर 8 के बाद वापस 7 दिन का गैप देखोगे तो आपका वापस क्या बनेगा, शनिवार बनेगा। और शनिवार के बाद आप 15 के बाद 7 दिन और ऐड करोगे तो 22 को क्या बनेगा, वापस शनिवार बनेगा। और 22 के बाद आप वापस 7 दिन ऐड करोगे तो 29 को क्या बनेगा, वापस शनिवार बनेगा। अब 29 को शनिवार हो गया, पर अपने को माह के अंतिम दिन के बारे में पूछा है, यानी 31 अक्टूबर के बाद। तो इस शनिवार के बाद आपको 31 अक्टूबर तक का देखना है। तो 30 को 29 के बाद 30 को आपका संडे हो जाएगा, 30 को संडे हो जाएगा। और उसके बाद मंडे 31 को हो जाएगा, 31 को आपका हो जाएगा मंडे। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा मंडे। ये तो आपका बेसिक तरीके से अपन ने किया है। इसको आप अगर हाई मेथड से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। यहाँ 30 दिन में तीसरा दिन शनिवार दिया है, तो 30 में से 3 दिन हटा दो, तो मतलब इस मंथ के 27 दिन और बाकी हैं। 27 ये हो गए, यहाँ पर गैप कितने का हो गया, 27 दिनों का। और अगले 31 दिन है, 27 और 31 कितने हुए, 58 दिन हुए। और 58 दिनों के लिए आप ज्ञात कर सकते हो, 58 में आप अगर 7 का भाग देते हो तो आपके पास रिमाइंडर के रूप में 2 शेष फल बचते हैं, 8 7 56 और बचते हैं 2 शेष फल। 2 शेष फल बचने का अर्थ है कि शनिवार से अगले 2 दिन बाद होगा, तो यानी कि शनिवार, रविवार और फिर सोमवार, यानी कि राइट आंसर आपका आ जाएगा सोमवार। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। आपको जब भी चिन्ह बदलने से रिगार्डिंग दे तो आप इसमें बाई ऑप्शन यूज कर सकते हो। बाई ऑप्शन आप यूज करोगे तो आप आसानी से बता पाओगे कि कौन से ऑप्शन वाला राइट आ रहा है। देखो पहले में आपको दे रखा है प्लस को और भाग को चेंज करना है, तो अगर आप प्लस और भाग इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो यहां पर आपके भाग आएगा और यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन ए के लिए प्लस का निशान। आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं। अब देखो जब भी आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना हो तो आपको बोर्डमास नियम का आना चाहिए। बोर्डमास नियम में आपके ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो उन्हीं तरीके से आपको यूज करना है। कुल मिला के आपको पहले ब्रैकेट को उठाना होता है, फिर भाग क्रिया करनी होती है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़, फिर और घटाव, इस टाइप से आपको करना होता है। अब यहाँ पर आपके ब्रैकेट नहीं दे रखा, केवल भाग की क्रिया दे रखी है, तो भाग की क्रिया में भाग दोगे, 7 में 7 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। अब 1 प्लस 7 माइनस 7 गुणा 7, अब 7 को 7 से गुणा किया तो 49। अब यहां पर आपके 49 बना और ये प्लस का 7 और 1 बना। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 7 के बराबर नहीं आ रहा, तो इट मींस पहला ऑप्शन है आपका रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में देखो सेकंड ऑप्शन में प्लस और गुणा को इंटरचेंज कर रहा है, तो यहां पर आपका गुणा का निशान आ रहा है और यहां पर प्लस का निशान आ रहा है, इस टाइप से चेंज कर रहा है। तो इस टाइप से चेंज किया, तो अब आपको सबसे पहले भाग का देखना है, तो 7 में 7 का भाग दिया तो 1, फिर यहां पर आप इसको सोल्व करोगे तो 7 एकम 7 माइनस 7 प्लस 7 बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल, प्लस का 7 बचा, 7 बराबर 7 आ गया। यानी प्लस और गुणा के जो निशान है वो इंटरचेंज होने पर कैसे आ रहे हैं, अपना समीकरण सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसी टाइप से अगर कोई फोर्थ ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शनों के राइट होने का दे दे, कई बार इक्वेशन 2 टाइप से भी सेटिस्फाई हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको आगे ऑप्शन चेक करना होगा। अब आगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपको डिफरेंट दे रखे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि बी एम सी या बी एम डी, तो इसलिए आपको केवल एक ऑप्शन राइट मिल गया तो आप उसके थ्रू भी इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है एक टाइप से ब्लड रिलेशन का दे रखा है। ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है। देखो यहां बात कर रहा है, महेश कह रहा है एक लड़की की फोटो की ओर इंगित करते हुए, तो महेश ने एक फोटो देखी, ठीक है, उस फोटो के बारे में कहा कि इस लड़की की, ये फोटो है लड़की की, इसकी जो माता है, इसकी माता का जो भाई है, माता का भाई,
इसकी माता का जो भाई है वो मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, यानी यहां पर आपका महेश है, उसके दादा, दादा में मतलब 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, ये दादा, दादा का इकलौता पुत्र है। जो लड़की की तरफ इशारा कर रहा था, जिस फोटो की ओर इशारा करता था, उस लड़की की माता का जो भाई था, माता का जो भाई था वो इस महेश के दादा का इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र था। अब देखो ये दादा का इकलौता पुत्र है, इस ये जो भाई है वो दादा का इकलौता पुत्र है। इट मींस ये जो भाई है वो इस महेश का क्या हुआ, पिता हुआ पिता हुआ। तो अब पूछा है कि लड़की की माता महेश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये दोनों भाई बहन है, यानी पिता की ये क्या है, माता, ये लड़की की जो माता है वो इस पिता की क्या है, बहन है। तो मतलब कि ये जो माता है, लड़की की जो माता है वो महेश की क्या हो गई, बुआ हो गई। तो इस टाइप से आपका आंसर आ गया थर्ड, बुआ। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ब्लड रिलेशन में आप कर सकते हो क्वेश्चनों को। और अगर ऐसे ही आपको कुछ समझना होता है तो आप अपने जो परिवार के रिलेशंस हैं उनसे भी आप इनको समझकर कर सकते हो, उनमें आप ऐसे ही चेन बनाते जाओगे तो भी आपका हो जाएगा। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर m, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर m, यानी 3 संख्याएं हैं जिनका जोड़ आपके m के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आपके दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर m दे रखा है, तथा साथ में आपके दे रखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। ये 2 चीजें दे रखी है। इसके बाद आपसे पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का समांतर माध्य है। तो देखो आपको समांतर माध्य पूछा है a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का, तो आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर का समांतर माध्य पूछा है। इट मींस आपको इन तीनों का माध्य का फॉर्मूला लगाना होगा। और माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां पर राशि कितनी है, 3 है, 3 आपको क्वांटिटी दी गई है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर, 3 क्वांटिटी है, तो तीनों के सम में उनकी नंबर्स का भाग देना होगा। यानी 3 संख्याएं हैं तो भाग किसका लगेगा, 3 का। तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसके लिए आपको एक 10th का एक माइनर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा, देखो क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बट्टे में आपको केवल 3 करना है। इट मींस ये ऊपर वाला आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपने 10वीं कक्षा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान तो परसेंट में दे रखा है m के बराबर, पर आपको ए बी बी सी और सी ए इन तीनों का सम नहीं दे रखा डायरेक्टली। अब ये सम आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास में एग्जामिनर ने ये चीज दी है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आपका बनेगा a इंटू बी इंटू सी। अब a का एबीसी में भाग दोगे तो क्या बनेगा, bc, b का एबीसी में भाग दोगे तो बनेगा ca, प्लस c का एबीसी में भाग दोगे तो बनेगा ab, बराबर आएगा 0। अब ये एबीसी अपोन वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपके ऊपर बनेगा bc प्लस ca प्लस ab, इन तीनों का जोड़ कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये वैल्यू आपको दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो यहां पर आप पुट करते हो तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह तो रख दिया m, आपको परसेंट में दे रखा है, तो ये हो गया m स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों का जोड़ कितना है, 0 है, तो ये 0 रख दिया। तो m स्क्वायर -2 इंटू 0 कितना आ गया, m स्क्वायर आ गया। अब ये m स्क्वायर वाली वैल्यू यहां पर आप पुट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर बटा 3, यानी कि जो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य है
वो आपके पास आ जाएगा m²/3। ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके दे रखा है प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। 12 अभाज्य संख्याएं, तो देखो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट पूछिए। पहले तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको माध्यिका का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य का अर्थ हो गया जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5 में आपके 1 और 5 इन दोनों के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो ये 5 कैसी हुई? अभाज्य संख्या। ऐसे ही 7, ऐसे ही 2, ऐसे ही 3, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें कह रखा है कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो आपको पहले 12 अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो मैं 12 अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखता हूं। तो पहली अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है 3, फिर आपके आती है 5, फिर आपके आती है 7, फिर आपके आती है 11, फिर आपके आती है 13, फिर आपके आती है 17, फिर आपके आती है 19, फिर आपके आती है 23, फिर आपके आती है 29, फिर आपके आती है 31, फिर आपके आती है 37। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आ गई। अब ये 12 जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होता है, जब भी आपको डायरेक्ट संख्याएं लिखी हो यानी वर्गीकृत आंकड़े नहीं दी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ 12 संख्याएं हैं और उन 12 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो 12 आपका जो प्रथम 12 के बारे में कहा है, तो ये 12 आपका सम है। अब सम होने की स्थिति में आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि 12 का आधा करना होगा। 12 का आधा कितना होता है? 6, और उस 6 में 1 जोड़ना होगा। तो 6 में 1 जोड़ा तो 7, यानी आपको छठा और सातवां इन दोनों मानों का माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, दोबारा सुनो। अब आपको यहां पर 12 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो 12 एक सम संख्या है और सम संख्या के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि आप उस सम संख्या के लिए उसका आधा करोगे और आधे में 1 जोड़ोगे, यानी n है तो n/2 और n/2 + 1 वहां पद, दोनों पदों का माध्य ज्ञात करोगे। दोनों पदों का माध्य ही आपका क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो यहां पर आपको छठा और सातवां पद ज्ञात करना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा पद तो आपका हो गया 13, तो मैं छठे पद की जगह तो लिख देता हूं 13, और सातवां पद हो गया 17। तो 13 और 17 इन दोनों का मैंने ज्ञात कर लिया माध्य। अब 13 और 17 कितने हो गए? 30। 30 में 2 का भाग दिया तो 15, यानी कि आपकी माध्यिका कितनी आ गई? 15 आ गई। इस टाइप से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। 15 आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है निम्न डेटाओं में 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित चीजें दी गई है। 500 से 999 रुपए जिनकी आय है वो हैं व्यक्ति 29, 1000 से 1499 वाले 16, 1500 से 1999 वाले 8, 2000 से 2499 वाले 37। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 रुपए या उससे अधिक है। आपको उन व्यक्तियों की प्रतिशतता ज्ञात करनी है जिनकी आय 1500 से ज्यादा है। अब यहां पर आप 1500 से ज्यादा वाले देखोगे तो देखो जिनकी आय 1500 से 1999 तक है उनकी आय भी 1500 से ज्यादा है, और जिनकी आय 2000 से 2499 तक है वो भी 1500 से ज्यादा है। तो इन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लोगे तो ये 37 और 8 कितने हुए? 37 और 8 हो गए आपके 45। तो ये 45
आ गई टोटल संख्या जो 1500 से ज्यादा कमाते हैं। अब इनका आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत हमेशा कुल संख्या से निकलता है। अब कुल संख्या आपके पास व्यक्तियों की थी 90। अब 45 90 का कितना प्रतिशत है ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप 45 के बट्टे में लिखोगे 90 और मल्टीप्लाई करोगे 100, तो इससे आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो 45 से 90 कटा 2 बार, 2 से 100 कटा 50 बार, तो 50% आपका राइट आंसर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुपद से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने, ऐसा क्वेश्चन बनाया है जो आपके जो सब्जेक्ट के जो पर्सन्स जिन्होंने एग्जाम दिया है या जिन्होंने पहले 12th में पढ़ा है उन क्वेश्चनों को ही वो कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या दे रखा है, यदि 3 इंटू 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 11 इंटू 5x माइनस 3 इंटू 7x प्लस 1, ये पूरी चीज दे दी। उसके बाद लिखा है तो 7x प्लस 1 बटा 5x माइनस 3 का मान है। अब देखो अगर आप इस पूरे द्विघात को अगर गौर करो तो ये एक टाइप से आपको कुछ मान पुट करने से रिगार्डिंग लग रहा है। जैसे यहां पर देखो 7x प्लस 1 गुणनखंड दे रखा है, उसकी घात 2 है, यहाँ 5x माइनस 3 की घात 2 है, यहाँ 5x माइनस 3 है, इंटू में 7x प्लस 1 है। तो अगर मैं इसको मैं ऐसे पुट करूं, 7x प्लस 1 को तो मैंने मान लिया कैपिटल X और 5x माइनस 3 इसको मान लू मैं कैपिटल Y, तो आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सरल बन जाएगी। ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11 इंटू एक्स इंटू वाई, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी सरल बन गई। एक तो इसको देख रहे हैं, एक इसको देख रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है। अब देखो ये इस टाइप की बन गई, तो आपको अब भी मान किसका पूछा है, 7x प्लस 1 बटा 5x माइनस 3। अब 7x प्लस 1 क्या है, कैपिटल X है, और बट्टे में 5x माइनस 3 यानी कि कैपिटल Y, यानी कैपिटल X बटा कैपिटल Y, ये आपको फाइंड करना है। अब इसको आप गुणनखंड बना के सोल्व कर सकते हो। तो मैं 11xy को इस तरफ लाता हूं, तो ये बनता है 3x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0। अब 11xy को मैं लिख सकता हूं, देखो 3 और माइनस 4 इन दोनों का गुणा आपके बनता है माइनस 12। तो आपको 11 वाले के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा माइनस 12 के बराबर आए। अब माइनस 12 के लिए मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 12xy प्लस xy के रूप में। माइनस 11xy को मैंने चेंज कर दिया माइनस 12xy प्लस xy के रूप में, माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पर मैं पहले दो टर्म में 3x कॉमन ले लेता हूं, तो ये 3x, 3 से 3 कॉमन, x स्क्वायर से x कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 3, 12 में से 3 कॉमन लिया तो बचा 4, x में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर केवल y बचा, तो ये आ गया x माइनस 4y। अब अगले वाले में y कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 4y। अब दोनों गुणनखंडों में कॉमन ले लिया x माइनस 4y, तो आपका बना x माइनस 4y इंटू 3x प्लस y। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर सोल्व कर दिया तो बना x माइनस 4y बराबर 0 और 3x प्लस y बराबर 0। अब x बराबर आ गया 4y, तो x बटा y आ गया आपके 4, और यहां पर 3x बराबर माइनस y आ गया, तो x बटा y आ गया माइनस का 1 बटा 3। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया, x बटा y का मान आ गया माइनस 1 बटा 3 और x बटा y का मान आ गया 4। दोनों में से एक चीज इसेंशियली होगी। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, एक तो x बटा y का रूप में आएगा 4 और एक x बटा y के रूप में माइनस 1 बटा 3। इस टाइप से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब अगला देखो युगपत समीकरण का, इस क्वेश्चन को भी बड़ा ही अच्छा बना के दिया है एग्जामिनर ने। देखो क्या कह रखा है, युगपत समीकरण, दो आपको युगपत समीकरण दे दी। युगपत का अर्थ हो गया पेयर। ठीक है, दो इक्वेशंस पेयर के रूप में दी है, दोनों लीनियर इक्वेशन है और दो चरों की इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशन दे रखी है ax प्लस 2y बराबर 15 और दूसरी दे रखी है 2x प्लस by बराबर 25 का अद्वितीय हल हो।
अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? अद्वितीय का अर्थ हो गया कि दोनों इक्वेशंस अपनी जो लाइन बनाती है वो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करे, मतलब दोनों केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो वो दोनों लाइनें अद्वितीय हल रखेगी। अद्वितीय हल का मतलब हो गया कि ये पॉइंट दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा और ऐसा केवल एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब कह रखा है कि जहां चरों के मान समान हो परंतु विपरीत चिन्हों वाले हों। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट आपके पास होगा, जो अद्वितीय हल रखने वाला, ये पॉइंट आपका जो होगा वो आपका सॉल्यूशन जो रखेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर आपके जो दोनों चर होंगे x और y, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले होंगे, यानी कि x और दूसरा y की जगह कितना होगा, -x होगा। ये चीज आपको इसमें कह रखी है। तो ये चीज आपको इसमें कह रखी है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा और जो दोनों का जो पेयर होगा उसमें y वाला जो मान है वो कितना रखेगा, -x रखेगा। अब देखो अद्वितीय हल के लिए आपको क्या चाहिए, अद्वितीय हल के लिए एक पॉइंट चाहिए, और वो एक पॉइंट आपको कैसे मिल रहा है, x इंटू एक्स और y में y वाला जो मान है वो पहले चर का नेगेटिव होना चाहिए, यानी y बराबर कितना होना चाहिए, -x होना चाहिए। अब इसी चीज को आप यहां पर यूज करोगे, तो मैं यहां पर यूज करता हूं ax प्लस 2, y की जगह मैंने लिख दिया -x बराबर 15। फिर सेकंड 2x प्लस बी, वाई की जगह मैंने रख दिया -x बराबर 25। अब दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूं, तो देखो सोल्व करता हूं तो क्या बनता है, a माइनस 2 इंटू एक्स, यहां पर कॉमन ले लिया मैंने x, ऐसे इसमें ले लिया तो 2 माइनस बी इंटू एक्स बराबर 25। अब दोनों इक्वेशनों को मैं पहली में दूसरी का भाग दे देता हूं, पहली में दूसरी का भाग दे देता हूं, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। समीकरण 1 में भाग दे दिया मैंने 2 का, भाग दिया तो बना a माइनस 2 बट्टा 2 माइनस बी बराबर 15 बट्टा 25। अब ये दोनों कट रहे हैं 5 के पहाड़े से, तो ये हो गया 3 बट्टा 5। अब मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 5a माइनस 10, और यहाँ पर 2 माइनस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 6 माइनस 3b, माइनस का 3b उस साइड जाके प्लस का, तो 5a प्लस 3b, और ये माइनस का 10 इस साइड आके प्लस का, तो 6 प्लस 10, तो 5a प्लस 3b की वैल्यू आपके पास आ गई 16, 6 प्लस 10 यानी कि 16, इसी की आपको वैल्यू पूछी थी। ये बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट कर रखा है जिसमें आपको पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि यूनिक कलर रखेगा, प्लस उस पॉइंट के बारे में कह दिया कि उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें एक कोऑर्डिनेट दूसरे का नेगेटिव है, y वाला x का नेगेटिव है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन आपके एक टाइप से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखें, यहाँ पर आपको देखो 2.43 की पावर 0.13 दे रखी है और साथ में मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है 243 की पावर 0.07। तो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन से रिगार्डिंग चीजें पूछे तो आप इनको सिमिलर बनाने की कोशिश करोगे, जितना हो सके उतना सिमिलर। तो मैंने अगले वाले को 243 को मैंने लिख दिया 2.43 2.43 इंटू 100 की पावर 0.07, और यहां पर आपके चल रहा है 10 की पावर 0.26। ठीक है, बट्टे में आपके कितना चल रहा है 7 की पावर 0.25। अब देखो अगला 49 है, 49 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 की पावर में चल रहा है 0.075, तो ये 2 पावर की पावर में गुणा में हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 0.075 हो जाएगा। फिर अगला देखो यहाँ पर आपके दे रखा है 343 होता है 7 की पावर 3, तो ये भी आपके पावर की पावर में गुणा में चला जाएगा, तो 3 इंटू 0.2 इस टाइप से हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो तो ये देखो 2.43 है, दोनों में आपके 2.43 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 0.13 0.07 दोनों पावर ऐड हो जाएगी इसमें,
0.13 और यहाँ पर भी आपके 2.43 दे रखा है और उसकी पावर में दे रखा है 0.07, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी। पर ये जो 100 है इसकी पावर में कितना चल रहा है 0.07, तो ये 100 की पावर में 0.07 और चलेगा और साथ में चल रहा है 10 की पावर में 0.26 और अपोन में 7 की पावर में 0.26 7 की पावर में 0.26 प्लस इसको 2 को 0.075 से गुणा करेंगे तो 0.15 और ये 3 को 0.2 से गुणा किया तो 0.6। तो ये इस टाइप से आपके नीचे 0.47 बन जाएगा। तो नीचे आपके 7 की पावर 0.47 बनेगा और ऊपर आपके जो चल रहा है 10 100 की पावर 0.07, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 इंटू 0.07, यानी ये 10 की पावर 2 इंटू 0.07 हो जाएगा और प्लस में 0.26 और चल रहा है तो ये 0.40 हो जाएगा 10 की पावर, और वहां पर 2.43 की पावर 0.20 इस टाइप से बनेगा। अब ये वाला जो आपके सॉल्यूशंस हैं ये किसी में मैच नहीं कर रहा, तो जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन आपके डिलीट होने के है क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन आपके मैच नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे अपन क्वेश्चन को देख, तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आधार पर आपको करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया है। देखो दोनों सिरों से खुला खोखलाकार वर्गाकार पाइप है, यानी ऊपर भी एक वर्ग टाइप से है, नीचे भी एक वर्ग टाइप से है और एक पाइप बनाया गया है। अब इसमें आंतरिक वर्ग की भुजा, अब जो इंटीरियर में वर्ग है ये इस टाइप से इंटीरियर और आउटर में दोनों में है, तो यहां पर इंटीरियर की जो भुजा है वो इंटीरियर की भुजा आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब देखो इंटीरियर के अंदर 5 सेंटीमीटर की वर्ग की भुजा है बेस की, तो वर्ग है तो यहाँ पर चौड़ाई भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी होगी 5 और हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके कह रखा है पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो खोखला गोला है तो इसका जो इसमें जो खोखले गोले में जो प्रयुक्त लोहा होगा वो बाहरी आयतन में से अंदर वाले आयतन के हटाने पर आएगा। कोई चीज खोखली है तो उसमें वेट का पता कैसे चलते हैं, इंटीरियर हम आयतन ज्ञात करते हैं, आउटर हम आयतन ज्ञात करते हैं, बाहरी आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाते हैं तो जो बीच का बॉडी का पार्ट है उसका आयतन आता है। तो आपको यहाँ पर जो लोहे का आयतन है, लोहे का आयतन कैसे मिलेगा, लोहे का आयतन मिलेगा बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। अब बाहरी माइनस आंतरिक, अब बाहरी आयतन आपको निकालना पड़ेगा। बाहरी के लिए देखो यहाँ पर एक चीज दे रखी है, यहाँ पर कह रखा है दोनों सिरों से खुला हुआ है, यानी ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, यानी यहाँ पर हाइट दोनों की सेम रहेगी। ऊपर से भी खुला है तो जो अंदर वाला जो भाग है और बाहर वाले भाग है उसमें हाइट में कुछ चीजें ऐड नहीं होगी, नीचे से भी खुला है ऊपर से भी खुला है। और चौड़ाई में और लंबाई में यहां दोनों जगह आपको खोखले के कारण कोई एक्स वैल्यू जुड़ेगी, यहां पर लंबाई में भी एक्स वैल्यू जुड़ेगी और चौड़ाई में भी कितनी जुड़ेगी एक्स जुड़ेगी। तो ये आपके जो 5 है इसमें 5 में से 2 बार तो एक्स जुड़ेगा और ऐसे ही चौड़ाई में भी क्या जुड़ेगा, चौड़ाई में भी एक्स और एक्स 2 बार जुड़ेगा। ठीक है, 2 बार एक्स जुड़ेगा, एक ऊपर वाले यहां लंबाई के लिए और एक बार यहां चौड़ाई के लिए। ठीक है, यहां पर नीचे भी आप देख सकते हो। तो ये आपके जो बाहरी वाले के लिए है वो 5 + 2x के रूप में होगा और यहां भी 5 +